अस्सलाम वालेकुम ते किद्दां मेरी भैणां ते मेरे भरावो आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ शरबत नहीं नावल जिसका नाम है रमज़े इश्क। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम एपिसोड नंबर 4। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना, इसके बदले में आपको मिलेगा ढेर सारा प्यार। तो स्टार्ट करते हैं। ये इजहार मोहब्बत है या फिर उम्र कैद, वो जो इसे सुना रहा था। अब इश्क दिल की धड़कनों ने अब घबराहट में अपनी स्पीड पकड़ी थी। वो वाकई में इस खानजादा की जनूनियत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभी वो इसके निकाह में नहीं थी तो इसका ये हाल था। जब वो इसकी मुकम्मल हो जाती तो वो इस पर किसी मर्द की एक नजर भी पड़ने ना देता, बल्कि वो इसे अपने खानदान की औरतों की तरह सर से पैर तक पर्दा करवाता। आपको बीवी नहीं, एक पेट चाहिए जो आपके इशारों पर नाच सके। मुझ जैसी औरत वाकई में एक खान की औरत नहीं बन सकती। आप अपने जैसी ही औरत से शादी कर लें जिसे आप बुर्का पहनाकर सर से पांव तक पर्दा करवा सके, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मैं ऑफिस में काम भी करूंगी और इस होलिये में बाहर भी जाऊंगी। आप अपनी बरादरी की किसी औरत से निकाह कर लें। मुझ जैसी लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। अब्रिश ने जरान के सीने पर दोनों हाथ रखते इसे इसे पड़े धकेलते हुए कहा। जरान ने इसे दूर होता इसे सुर्ख निगाहों से देखने लगा। अपने आप को झुकाते इसके सामने अपना दिल खोल कर रख चुका था और वो इसे धत्कार रही थी। जरान के तेशो आलम में इजाफा हुआ। निकाह तो तुमसे ही करूंगा और तुम्हें बुर्का भी पहनाऊंगा। ना तुम आइंदा मर्दों के दरमियान काम करोगे, ना मुझे इस खच्चर के पास नजर आओ। समझी तुम? अब्रिश की बातों पर जरान का पारा हाई हुआ था, इसलिए अब वो इसके दोनों अतराफ में हाथ जमाते गुस्से से धारा। अब्रिश इसकी धार और धनुष पर अपनी आंखें बड़े किए बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो इसके करीब इस पर झुका इसे सुर्ख आंखों से घूरता चला रहा था। ज़हीम मेरा ताया का बेटा है। जैसे आप मेरे कजन हैं वैसे भी वो मेरा कजन है। आपका कोई हक नहीं है मुझ पर और ना कभी होगा। अब्रिश ने जरान खान ज्यादा को देखते बमुश्किल ही कहा। वो इसके बहुत करीब खड़ा था, यहाँ तक कि इसके बदन से उठती महक इसे अपनी सांसों में उतरती महसूस हो रही थी। वो इसकी इतनी कुर्बत से घबरा रही थी। वो कजन है, तुम्हारा महरम नहीं है, मगर मैं अनकरीब तुम्हारा महरम बनूंगा। ये हक की बात तब करना मुझसे, तब मैं तुम्हें अच्छी तरह हक का मतलब समझाऊंगा। जरान इस पर पहले से ज्यादा झुकते इसकी ठोड़ी पर अपने लब रख गया। अब्रिश का रंग शदीद सुर्ख पड़ा था। जरान की यह हरकत इसे मजीद सलगा चुकी थी। यूं धनुष जमा कर निकाह करेंगे मुझसे? मैं आपके कबीले की मजबूर बेबस लाचार औरत नहीं हूँ जो यूं आपकी धमकियों में आकर आपसे निकाह कर ले। मैं ज़ईम से मिलूंगी भी और इसके ऑफिस में काम भी करूंगी। इससे बदतर हुलिये में बाहर निकलूंगी। देखते हूँ क्या कर लेते हैं आप। अब्रिश ने गुस्से से बोलते हुए इसे दूर धकेला था और दरवाजा खोलती चली गई। अब्रिश के जाने के बाद जरान ने अपना कोट उतार कर कुर्सी पर उछलाया। टेबल पर दोनों हाथ जमाते गहरे सांस लेते वो खुद पर काबू पाने लगा। दूसरे ही लम्हे इसने टेबल से मोबाइल उठाए समीउल्लाह को खान को कॉल मिलाई थी। दाजी मुझे अब्रिश कल ही अपने निकाह में चाहिए। जरान बिना किसी तहमीद के बोला था। अरहाम अपने फ्लैट में अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा कब से ठंडी बर्फीली हवाओं को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था, मगर वो शर्ट लैस बेहस सा सिगरेट पी रहा था। रात की स्याही में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, मगर वो हर चीज से बेनियाज था। पिछले 15 दिनों से वो हवेली नहीं गया था। करता भी तो क्या जाकर, इधर ना इसकी बेटी थी और ना ही इसकी मोहब्बत। जो लोग वहां थे वो भी तो इसको ना रहे थे। इसकी आंखों में इसके लिए एतबार ना रहा था। दाजी और गांव के माजरीन ने अब जिरगे के फैसलों की जिम्मेदारी जरान खानजादा को सौंप दी थी। हवेली ना जाने का मकसद वो वजूद भी था जिससे वो बेपनाह नफरत करता था। इतनी नफरत करने के बावजूद इस पर मजीद जुल्म नहीं डालना चाहता था। वो इसकी इज्जत थी, इसके निकाह में, इसके घर के और इसके कमरे में इसकी बीवी की हैसियत पर। वो जानता था जब जब वो इसके हसीन मकरू चेहरे को देखेगा तो अपने अंदर धलकता और इस पर ही अंडेलेगा अपना गुस्सा। और वो अब ऐसा नहीं चाहता था। इस दिन वो हवेली से सीधा परिजे से मिलने गया था, मगर पड़ी गुल के भाई दिलनवाज खान और इसके आदमियों ने इसे देखते ही इस पर बंदूकें तान ली थी। वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था। अगर वो भी जवाबन दिलनवाज का कदम उठाता तो यकीनन इसका बोझ परिजे को ही भुगतना पड़ता। वो अपनी परिजे के लिए मुश्किलात नहीं खड़ा करना चाहता था, ना ही वो खून खराबा चाहता था। मामला मजीद खराब हो जाता तो ऐसे ही वो परिजे से सारी उम्र के लिए हाथ धो सकता था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। परिजे बरकत खान की हवेली में नहीं थी। वो कहाँ थी वो अभी तक ये पता नहीं लगा सका था। इसे एक मरतबा परिजे का पता चल जाता तो वो परिजे को अपनी तरीके से अपने पास ले आता, मगर दिलनवाज खान और शाहनवाज ने इसे जेर करने के लिए रातों रात परिजे को कहीं दूर भेज दिया था। अरहाम ने सिगरेट का गहरा गश्त लेते खुद पर सुकून करने की कोशिश की। मोबाइल फोन की वाइब्रेशन पर इसने अपने
ट्राउजर की पॉकेट से फोन निकाल कर नंबर देखा तो इसके माथे के बल गहरे हुए थे। सिगरेट तिला दब्बा निचला लब बेंचा था। बोलो क्यों फोन किया है मुझे? अरहाम ने सिगरेट मुंह से निकालते इसे अपने जूते के नीचे मसला। वाह खान, तुम मर्द लोग की मोहब्बत सिर्फ बिस्तर की हद तक होती है। जब तक औरत तुम मर्द लोगों का बिस्तर गर्म रखती है तो मर्द लोग इस पर बहुत प्यार आता है। जब दूसरी औरत तुम मर्द का जरूरत पूरी करने आ जाता है तो पहली को भूल जाता है। स्पीकर पर पड़ी गुल की इस्तजाइया आवाज गूंजी थी। गुल, जो भी कहना है साफ लफ्जों में कहो। भूलो मत, तुम्हारे साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा जो तुम मुझसे ऐसी बातें करो। अरहाम ने सुरख चेहरे के साथ कहा। स्पीकर पड़ी गुल की इस्तजाइया हंसी गुज्जी थी। खान साहब, तल्लुक था वो कौन सा तुमने निभाया? बहुत मोहब्बत का दम भरता था तुम हमसे। गुल, तुम हमारा मोहब्बत है, तुम हमारी बच्ची का माँ है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यही कहता था ना तुम हमसे? पड़ी गुल की नम आवाज स्पीकर पर महसूस करते अरहाम खानजादा ने फोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। क्या हुआ है तुम्हारे वादों का, तुम्हारे मोहब्बत का? हमको नहीं मालूम था खान। एक कम उम्र औरत की खूबसूरती के आगे तुम अपना मोहब्बत अपने वादों को भूल जाएगा। पड़ी गुल इस्तजाइया अंदाज में चीखी थी। मुझे तो मोहब्बत का दावा करता था मगर तुमने भी तो मुझसे मोहब्बत की थी। क्या हुआ इस वक्त जब निभाने की बारी आई तो तुमने पूरे गांव के सामने अपनी मोहब्बत को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा? अरहाम ने लब्बों पर इस्तजाइया मुस्कुराहट दौड़ी। हमने नहीं, तुम्हारा एहराम खोड़ी, तुम्हारा कारी ने तुम्हें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। बड़ी गुल पूरी कुव्वत से चीखी थी। आवाज नीचे रखो गुल, अब मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो मैं तुम्हारी ऊंची आवाज और ये लब्बो लहजा बर्दाश्त करूं। अरहाम ऊंची आवाज में गिराया। ठीक कह रहा है तुम खान, कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारे साथ, मगर एक बात का जवाब दो हमको। ये जो तुम इतबार की बात करते, तुम हमारी जगह पर होता तो क्या करता? हम एक मर्द को तुम्हारे सामने ला खड़ा करता और वो मर्द कहता हम इसके रात गुजार चुका है, तो तुम क्या करता? जवाब दो खान, तुम क्या करता? परी गुल इस बार भी चीखी थी। मैं इस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता मगर तुम पर एतबार करता, तुम्हारा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता, तुम पर शायद हाथ भी उठा लेता, मगर तुम्हें यूं सारे गांव के सामने जलील ना करता। अरहम ने दरश्त लहजे में गुल को जवाब दिया। ये सब कहने की बातें हैं, जिस पर जो गुजरती है वो ही जानता है। तुम्हारा दिया हुआ बेवफाई का जख्म बहुत गहरा था, इससे भी ज्यादा गहरा जख्म तुमने हमको तलाक की सूरत में दिया है। परी गुल करब से बोली। हम तुम्हारा मोहब्बत पर बहुत अकड़ता था, बहुत जाम था तुम्हारा मोहब्बत पर के तुम हवेली के तो क्या गांव के किसी मर्द जैसा ना था, इसलिए हम हवेली में हर किसी को एक बात के जवाब में हजार जवाब देता था। तुम्हारे मोड़े से भी जुबान दराजी करता, सिर्फ तुम्हारे मोहब्बत के सर पर। फरिश्ते को हमने कभी शाहनवाज के साथ खुश नहीं रहने दिया, क्योंकि हम फरिश्ते पर भी अपना रोब रखना चाहता था। हम ये भी जानता था कि तुम ये सबको पता है, लेकिन तुम फिर भी हमको कुछ नहीं कहता था। जानता था तुम फरीजे की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है। फरीजे तुम्हारा कमजोरी और हम तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ है। तुम किसी तीसरे की खातिर हमको कभी दुख नहीं देगा। इससे अच्छा था तुम पर हम पर हवेली के बाकी मर्दों की तरह सख्ती करता, ताकि हम अपनी औकात ना भूलता। तुमने अच्छा नहीं किया खान हमारे साथ, हम कभी नहीं भूलेगा जो तुमने हमारे साथ किया। क्यों किया खान, क्यों? क्या तुमने ये जुल्म हमारे साथ? पड़ी गुल रोते हुए चीखी थी। गुल, ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि तुम्हारी खुदगर्जी और तुम्हारे मुनाफिक पन्ने किया है। मेरी मोहब्बत पर अकड़ने के और भी बहुत तरीके थे, इसका ये मतलब नहीं था तुम मेरी मासूम बहन के साथ ये सब कुछ करती। मैं जानता था फरिश्ते के साथ होने वाले सलूक में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ भी है, मगर यकीन नहीं था। मेरा दिल कहता था गुल, मेरी इतनी मोहब्बतों का एहसान ऐसे नहीं चुकाएगी। मैं सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बर्दाश्त करता था, बल्कि फरीजे की वजह से बर्दाश्त करता था। मेरी कमजोरी फरीजे है, तुम कभी मेरी कमजोरी नहीं रही। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। इस दिन मर्दाना खाना में तुम फरिश्ते को बुलवा कर मेरी आंखें झुकाना चाहती थी, मुझे कमजोर करना चाहती थी। तुम चाहती थी शाहनवाज हूर से हवे शादी कर ले, तुम चाहती थी शाहनवाज तो फरिश्ते को तलाक दे दे, मगर तुम्हें कभी तलाक ना दे। जो कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इस बात का जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ। अरहम परी गुल की बातों पर भड़कते हुए बोला। आज जो कुछ हुआ इसमें परी गुल का ही हाथ है, मगर वो इसे ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। अगर वो इस दिन ये तमाशा ना करती तो आज बात इस हद तक ना पहुंचती, मगर इसने जानबूझकर इसे जलील करवाया ताकि वो हमेशा की तरह इसके आगे जेर हो जाए। अरहम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी दबोचते हुए फोन बंद करना चाहा, मगर परी गुल की सर्द आवाज पर वो रुका था। खान, आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है वो आगे कुछ तुम्हारे साथ होगा। देखती हूँ खान, इस सब का इल्जाम तुम किस पर लगाता है? क्या मतलब? अरहम परी गुल के लहजे में कुछ अजीब सा महसूस करने चौंका था। मतलब ये खान, हमने आज तुम्हारा 4 माह का बच्चा अपने पेट में मार दिया है, तुम्हारा बेवफाई की सजा तुम्हारे बच्चे को दे दिया। बड़ी गुल की बर्फ सी आवाज पर आराम खानजादा के कदम लड़खड़ाए थे। क्या कह रही हो गुल?
ارحام کو اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں خان، ہم تمہیں یہی بات بتانا چاہتا تھا، مگر تم نے تو مجھے شہر سے واپسی پر اتنا اچھا تحفہ دیا کہ میں بتا ہی نہ سکے۔ گل کی سپیکر پر زہریلی آواز گونجی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی گل، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام حلق کے بل چیخا تھا۔ میں نے ایسا کر دیا ہے خان، یقین نہیں آتا تو ہسپتال آ کر دیکھ لو۔ تمہارا بچہ ہم نے مار دیا ہے۔ جو بے وفائی تم نے ہمارے ساتھ کیا، اس کا تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ اس کا قصوروار صرف تم۔ اب ہم دوسری شادی کرے گا۔ تمہارا عدت سے بھی آج ہم نکل گیا ہے۔ اب تم ساری زندگی پریزے کو بھی ملنے کو ترسو گے۔ پریزے کہاں، یہ تمہیں اب ساری عمر پتہ نہیں چل سکے گا۔ اگر تم نے ہم کو ڈرایا یا پھر ہمارے بھائیوں کو تنگ کیا، ہم پریزے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو تمہارا اس بچے کے ساتھ کیا ہے۔ بڑی گل نے نفرت امیز لہجے میں دھمکی دی۔ گل، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ تم اتنی بے رحم ماں نہیں ہو سکتی۔ ارحام بے بسی کے احساس سے چیخ پڑا تھا۔ خان، تم نہیں جانتا، جب ایک عورت بدلہ لینے اور بے وفائی پر اتر آئے تو اس سے بڑا بے وفا اور سنگ دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بے وفائی نے ہمیں سنگ دل بنا دیا ہے، ماں رہنے ہی کب دیا ہے۔ اب تم رہو اس حسین مورت کے ساتھ۔ بڑی گل فون بند کر چکی تھی۔ ارحام فون پوری قوت پر زمین پر مارتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جگڑے چیخا تھا۔ گل کو اس کے بچے نے مار دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحام نے غیظ و اشتعال میں اپنے فلیٹ کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا غصہ بے جان چیزوں پر اتار رہا تھا، مگر غصہ اشتعال نہ کم ہوا تو غم اتنا بڑا تھا کہ اس کا سینہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ پہنتے گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر آیا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ ارحام پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ سینے میں اٹھتے طوفانوں پر مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔ گل نے اس کے بچے کو مار دیا۔ کیا قصور تھا جو اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گل کو اس بے رحمی کی صفا کی بڑبنی میں سزا دے۔ اپنی پسٹل کی تمام گولیاں وہ بڑی گل کے سینے میں اتارنا چاہتا تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت کے قابل نہیں تھی۔ اس نے اسے سزا دینی تو دیتی، وہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دیتی تو شاید وہ اف بھی نہ کرتا۔ جو بھی تھا، حور پر یقین کر کے اس کو گھر لانے کی ذمہ داری تو وہی ٹھہرایا تھا، مگر اتنی بڑی سزا کا وہ حقدار نہیں تھا کہ اس کے بچے کو ہی مار دیا جائے۔ گل کو وہ معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن پہلے اپنے پریزے کو اپنے پاس لانا تھا۔ گل، پریزے کو جلد میں اپنے پاس لے آؤں گا، اس کے بعد تمہیں اپنا صفاقی کا حساب دینا پڑے گا۔ ارحام خان زیادہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا تھا۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہوئے کتنی ہی بار اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنی گاڑی واپس موڑ لے۔ جتنا غصہ، اضطراب اس کے پورے وجود کو ایک دھکتے ہوئے تندور کی مانند دھکائے ہوئے تھا۔ آج اس دھکتی بھٹی میں اس نازک وجود نے جلس جانا تھا۔ اس وجود سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر اس کا ضمیر اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ اس غم کی بھرپائی تو اس وجود سے کرنی تھی۔ حور کا بے پناہ حسین چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تو ارحام خانزادہ نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ گاڑی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تو وہ سڑک کے ایک سائیڈ بنے گھنے درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ ارحام نے غصے سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کا رخ حویلی کی طرف کیا۔ وہ جب حویلی پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ تن فن کرتا دروازہ دھاڑے سے کھولتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف میں لیمپ کی مدھم روشنی آن تھی۔ چھت کے وسط میں ایک LED لائٹ بھی آن تھی، جس کی روشنی بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر کمبل سینے تک لپٹتے چٹ لیٹتی گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی نیلگیوں روشنیوں میں اس کا دمکتا حسن مزید دمک رہا تھا۔ ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر خود پر قابو پاتے صوفے پر بیٹھ کر گہرے سانس لیتا اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صوفے سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ نیم گرم پانی سے شاور لے کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ واش روم میں بنے شیشے کے کیبن کے ساتھ ماتھے ٹکائے وہ بہتے پانی کو اپنے بالوں اور وجود پر پھسلتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا غصہ اضطراب کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ جب جب اپنی معصوم بچے کی موت کا سوچتا تھا، اس کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو دل کرتا تھا۔ حور جو بیڈ پر گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کی آنکھ کمرے میں ہوئے کھٹکلے سے کھل چکی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے خوف سے سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ پچھلے 15 دنوں سے اس ڈرونی رات کے سحر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے یاد کرتے اس کے بدن پر لرز اٹھتی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کمبل سینے تک جگرے یوں ہی پڑی تھی، مگر بدن پر لرزتا ایک بار پھر سے طاری ہو چکا تھا۔ ارحام کے واش روم میں جانے کے بعد حور گہرے سانس لیتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اتنی سردی کے موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ بیڈ کے سائیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اچھی طرح اوڑے واش روم کے بند دروازے کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی دھڑکنوں کی طرح اس کا وجود بھی ساکت ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے سوچا خود کو اس وحشی درندے سے بچانے کے لیے اس کمرے سے راہ فرار حاصل کر لے،
मगर दूसरे ही पल ख्याल आया वो इससे भाग कर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। इस ऊंची दीवारों वाली हवेली के बड़े बड़े कमरों में कौन इसे पनाह देगा। इसे इसके ही हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वही तो इसके जिस्म और जान का मालिक था। इसके बदन पर पड़े इस वहशी दरिंदे की बर्बरियत के निशान घर की औरतों को देखकर अपनी नजरें चुरा गई थी। किसी ने एक लफ्ज इससे नहीं कहा था। वो पूरा हफ्ता बुखार में फंकती रही। दरख्शां इसे एक टाइम का खाना दे जाती थी, बाकी किसी ने इसके कमरे में झांका तक नहीं था। तबीयत संभलते पर वो कमरे से बाहर निकली थी, मगर कोई इससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो सारा सारा दिन इस कमरे में बैठकर ग्लास विंडो से सरसब्ज पहाड़ों को देखती थी। अपने गुनाह की वो सजा हर लम्हा हर पल काट रही थी। इस जालिम इंसान का जुल्म याद करके कितनी मर्तबा इसका दिल इस हवेली से निकल जाने को चाहा, मगर हिम्मत नहीं पड़ी थी। इसका डर ऐसा दिल में समाया था कि इसे याद करके वो सांस लेना भूल जाती थी। वो इसके घर इसकी जगह से कैसे भाग सकती थी। हूर तकिए पर ऊंधे मुंह गिरती सिसक कर बुरी तरह रो पड़ी थी। वॉशरूम के दरवाजे के खुलते ही आवाज सुनकर वो अपनी दबी दबी सिसकियां भी रोक चुकी थी। अरहम खानजादा वॉशरूम में बनी अलमारी से ट्राउजर पहनकर बाहर आया। शर्ट लेस इसका चटानी सीना पूरी तरह रोशन था, जिसके एब्स तक नुमाया हो रहे थे। घने बालों से अभी तक पानी टपक रहा था। घनी बियर्ड पर जिस पर वो हाथ फेरते सोफे की तरफ बढ़ा। इसने एक बार भी बेड की तरफ निगाह नहीं की थी। जानता था एक बार और इस हसीन मकान लड़की का चेहरा देख लिया तो आज वो हर हद से गुजर जाएगा। इस दिन तो वो शायद इस पर रहम खाते पीछे हट गया था, मगर आज इस पर जरा बराबर रहम नहीं खाएगा। इस दिन तो सिर्फ अपनी मोहब्बत अपने हंसते बसते घर उजाड़ने का गम मनाया था। आज तो इसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। और हम अपना सिगरेट केस और लाइटर ड्रेसिंग रूम के ड्रार से लेते सोफे की जानिब बढ़ा। सोफे की पुश से टेक लगाया इसने सिगरेट सिलगा कर लब्बों से लगाया था। सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारने पर अपने गम को गलत करने लगा जो इसके सीने को चीर रहा था। कमरे में फैली सिगरेट की स्मेल महसूस करते हूर के पूरे बदन पर नजर तारी हुई थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। इस स्मेल वो कैसे भूल सकती थी। इस दिन गाड़ी में भी तो ऐसी ही सिगरेट की महक फैली हुई थी। वो तो इस सितम गढ़ के वजूद से उठती महक से भी बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। अभी तक वो अपने बदन से इसका लम्स और अपने बदन से उठती इसकी महक ना मिटा सकी थी। अब कमरे में इसकी दबी दबी सिसकियां बिखर रही थी, जो वो मुंह पर हाथ रखकर मुसलसल दबाने की नाकाम से ही कर रही थी। कमरे में दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनकर इनाम खानजादा की लहू छलकाती आंखों से मजीद लहू टिपका था। रात की तन्हाई में गूंजी इसकी दबी दबी सिसकियां राम खानजादा के भड़कते असाबों को मजीद बढ़ा कर चुकी थी। वो जो खुद के जबत और बर्दाश्त पर करे पहरे बैठाए हुए था, ये रूह पर सिसकियां सुनकर इसका तबस का दामन छूटा था। जुल्म इसके साथ हुआ था। सफाकी और बेरहमी इस मकान लड़की ने दिखाई थी, मगर इसकी दबी दबी सिसकियां ये जाहिर कर रही थी जैसे जुल्म इस पर हुआ है। आराम एक ही झटके से सोफे से उठता इसकी तारीफ बढ़ा। इसे कलाई से खींच कर उठाया तो हूर सहमती हुई उठ बैठी थी। अब बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लिपटे खौफजदा बिगी आंखों से अरहाम को देख रही थी। अरहाम एक बार फिर से जबत से अपनी मुठिया बेच गया था। वो जितनी हसीन थी इतनी ही बज़ाहिर तौर पर मासूम दिखती थी। इस मासूमियत से वो दगा खा गया था। अभी भी वो जिस तरह सहमी हुई थी फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई भी इसके मकड़ों फरेब से दगा खाकर इस पर रहम खा लेता। और हमने इसे कलाई से खींचकर बेड से उठाया तो वो इसके चौड़े सीने में आसमाई थी। पूरे बदन पर लड़सदारी था, जिस तरह अरहम खान ज्यादा बखूबी महसूस कर सकता था। अरहम ने इसे अपने सीने से अलग करते हुए धक्का दिया तो हूर ड्रेसिंग मिरर से जा टकराई थी। ड्रेसिंग मिरर की टेबल का कॉर्नर इसके माथे पर लगा था। हूर दर्द से चीख उठी। माथे पर खून के नन्हे नन्हे कतरे उभरते थे। हूर माथे पर हाथ रखते सिसकते हुए आराम खानजादा को देखते दीवार के साथ जा लगी थी। वो माथे पर हाथ रखते बहते आंसुओं के साथ दीवार के साथ लगे कांपते हुए अरहम को देखा जा रही थी। अरहम ने इसके करीब होते इसके माथे से हाथ हटाकर देखा जहां से खून की लकीर बह रही थी। चच चच दर्द हो रहा है तुम्हें। अरहम ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए इसके माथे को हाथ लगाया तो हूर खौफ के आलिम में इस तरह दीवार में समाई थी जैसे दीवार के पीछे भी कोई जगह हो जिसमें समाते वो खुद को इस फाक जालिम से बचा लेगी। दुपट्टा इसने अभी तक खुद पर अच्छी तरह लिपटा हुआ था, जिसे देखता आराम का फ्लक शगाफ कैफा गूंजा था। किसने खुद को छुपा रही हो। यहाँ तुम्हारा फायदा उठाने वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसने इस रात तुम्हारा सौदा कर दिया था, जिनसे तुम अपनी इज्जत बचाकर भाग कर आई थी। शोहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे पोर पोर पर हक रखता हूँ। अब ये पर्दादारी का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे हुस्न का मैं अच्छी तरह नजारा कर चुका हूँ। अब ये शर्म कैसी। अरहाम इसका दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंक चुका था। अब वो इसके सामने इस दिन वाले रेड जोड़े में बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। अरहाम इसके खूबसूरत बदन पर गहरी नजरें जमाते इसके करीब हुआ। बहुत खूबसूरत हो तुम। यकीन मानो मैंने आज तक इतनी खूबसूरती नहीं देखी।
मुझे यकीन है तुमसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आराम ने इसकी दो दहाइयां गर्दन पर अपने लब रखे तो हूर ने तड़पते हुए अपनी आंखें बंद की। वो अंदर तक काम कर रह गई थी। वो तो इसका नरम लम्स भी सहने के भी खुद में सकत ना पाती थी, जो आग की तरह धका हुआ था। एक बात और भी मैं यकीन किससे कह सकता हूँ, तुमसे ज्यादा मकरू चेहरा भी इस रोए जमीन पर किसी का नहीं हो सकता। आराम ने इसके जख्मी लब पर अपना अंगूठा बेदर्दी से रगड़ा। दर्द से बड़ी सिसकी हूर के लब्बों से बरामद हुई थी। अरहाम इसके लब्बों से सिसकियां गाड़ियां सुनता पुरसकून हुआ था। मैं कब से सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतार कर खुद को सुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा सुकून तो तुम्हारी दर्द से गूंजी सिसकियों में छुपा हुआ है। अरहाम बेरहमी से बोलते इसके जख्मी लब्बों पर झुक गया। अरहाम की शिद्दत पर हूर की आंखें गरम सियाल मादा जारी हुआ। इसका लम्स जितना दगता हुआ इतना ही इसके दिल की तरह वहशी भी था। वो बिना इसके निचले लब के जख्म की परवाह किए इसके नाजुक लब्बों को अपनी शिद्दत का निशाना बनाए जा रहा था। आज वाकई में इसने एक एक सांस चुराई थी। हूर में मजामत करने की हिम्मत में ना और ना ही ताकत है। वो बहुत जल्द होशो खर्द से बेगाना होते इसकी मजबूत बाहों में झूल गई। अरहाम ने इसके साकत वजूद को नफरत से देखते बेड पर लटाया और अपना सिगरेट का केस और लाइटर टेबल से उठाते अपने कमरे की टेरेस की तरफ जा बढ़ा। अरहाम खान ज्यादा अपनी आदत के मुताबिक पहाड़ों पर सुबह सवेरे वर्जिश और जॉगिंग के लिए निकल गया था। वो इस वक्त ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मलबूस था, जिस पर इसने ब्लैक की गर्मो शाल कंधों पर डाली रखी थी। इतनी सर्दी में वो वॉक करने इस सफेद रंगत में सुर्खियां से गीली थी। वो रात से आया हुआ था मगर किसी भी नहीं मिला था, ना ही इसका मिलने का इरादा था। वो वॉक करके वापस आया तो किसी से मिले बगैर कमरे में दाखिल होने लगा तो अमीना खानम की पुकार पर रुका था। जी मोड़े। अरहम ने इनकी तरफ पलटते मोदबाना अंदाज में कहा, तुम रात से हवेली आया, अपने मोड़े से मिलना गवारा भी नहीं किया। हम अब भी तुम्हारे लिए सबकी तरह गैर हो गया। हमने तो तुमसे ना सवाल किया और ना ही तुम पर कोई बात उठाया, तो तुम हमको किस बात की सजा दे रहा है? या तुम हमारा सगा मां नहीं है इसलिए हमसे यह सलूक कर रहा है? अमीना खानम की बात करते करते आवाज भीगी थी। अरहम इनकी भीगिया लम्हा महसूस करते तड़प कर इनकी तरफ बढ़ा। मोड़े ऐसे बात नहीं है, मैं आपसे मिलने ही वाला था। अरहम ने शर्मिंदगी से वजाहत दी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गुल से तुम कितनी मोहब्बत करता था, मगर कभी हमसे मिले बगैर तुमने कमरे में कदम नहीं रखा था। अब क्या तुम अपनी नई बीवी के हुस्न का शिकार हो गया जो हम सबको भूल गया? अमीना खानम के शिकवे पर आराम खानजादा ने इन्हें शिकवा के ना निगाहों से देखा। मोड़े आप भी ऐसी बातें कर रही हैं। वो सीन चेहरा मेरे लिए सिर्फ कठन खाए जाने के काबिल है। वो कभी भी मेरी बीवी का दर्जा नहीं पा सकती। अरहम बेपनाह नफरत लिए बोला, बीवी का दर्जा तो तुम ऐसे दे चुका है, इसका सबूत घर के मुलाजमों ने भी अपनी आंखों से देखा है। अमीना खानम अरहम के सुर्ख चेहरे पर नजरें जमाए बोलती तो अमीना खानम की बातें पर अरहम अपनी नजरें चुरा गया था। अरहम नजरें मत चुराओ, तुमने एक मर्द की तरह मर्दानगी का सबूत देते हुए अपना हक लिया था। अब ये शर्म कैसा? अब जब तुम हमारी बीवी का दर्जा दे चुका है तो ये नफरत कैसा? अमीना खानम ने गहरा तजिया किया। मोड़े, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे फरीजे को मुझसे छीन लिया, पूरे गांव बरादरी के सामने मुझे जलील करके रख दिया। ये वजह कम है इससे नफरत करने के लिए है। अरहम ने गुस्से से अमीना खानम की बात काटी थी, जो इसे हिमोदर इल्जाम ठहरा रही थी। मतलब उल्टा इसी के ऊपर ही इल्जाम डाल रही थी। जानता है इसने ये सब किया, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। हमें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकता। मगर तुम ये भी एक बात जान चुका है, वो लड़की बहुत मासूम है, वो किरदार का बुरा नहीं है, इसका कोई बहुत बुरा मजबूरी रहा होगा, इसने ये सब किया। अमीना खानम ने रसनाइयत से अरहाम के सुरख चेहरे को देखते हुए इसे समझाना चाहा, जहाँ हूर के लिए गजब गजब के साथ शदीद नफरत भी थी। इसका कोई भी मजबूरी रही हो, मगर इसका ये इकदाम किसी तौर पर माफी के लायक नहीं है। अगर वो नफरत के काबिल है तो इसे छोड़ दो, मगर अपनी इज्जत के साथ ये कब सब करते तुम्हें जेब नहीं देता। तुम ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा फितरत नहीं है। हवेली में तुम्हारा छोटी बहनें हैं, ये सब वो देखेगा तो क्या सोचेगा? हवेली में बहुत सी मुलाजमें हैं, ये बात इस हवेली से निकलेगा तो बरादरी तक जाएगा, तो सब क्या कहेगा? अरहम खान ज्यादा इतना बुजदिल है, अपनी बराबरी का हिसाब किसी और से ले रहा है तो तुम्हारा दाजी का नाम और खराब होगा। तुम अगर इससे इतनी नफरत करता है तो इसे छोड़ दो। हम तुम्हारा ऐसी लड़की से शादी करवाएगा जो तुम्हारे लायक हो, इस गुल और हूर जैसा ना हो। अमीना खानम ने रसनायत और नरमी से कहा, मोड़े, हर बात औरत ही मजलूम नहीं होती, इसके साथ ज्यादती में एक मर्द का हाथ नहीं होता। इसके साथ जो हुआ वो आप सबको नजर आ गया, मगर जो इसने मेरे साथ किया वो किसी को भी नजर नहीं आता, क्योंकि आप सबको मैं एक मजबूत मर्द लगता हूँ जिस पर कुछ असर नहीं होता। मगर इस मजबूत मर्द के सीने में एक ही दिल है, जिसे इसकी जिंदगी में कोई आती हुई दो औरतों ने पत्थर बना दिया है। गुल मेरी मोहब्बत थी, मेरी बेटी की माँ थी,
इसे छोड़ना मेरे लिए आसान ना था, मगर इस लड़की की वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। अब हूर को मरते दम तक इसकी मदा वो इसका मुद्दा अदा करना होगा। वो झूठ बोलकर मुझसे निकाह करना चाहती थी, अब इसे मरते दम तक मेरा निकाह में रहना पड़ेगा। हूर अब हराम खानजादा की नफरत है, अब मरते दम तक इसे नफरत में जलना पड़ेगा। मुझे अब किसी भी औरत पर एतबार नहीं रहा, औरत सिर्फ डसना जानती है। मुख्तलिफ चेहरे मुख्तलिफ रंग में हैं औरत के, मगर तकलीफ वो सिर्फ इधर ही पहुंचाती है। अरहम ने अपने सीने पर जोर से 2-3 बार मुक्का मारा था। अरहम, हम तुम्हारा तकलीफ समझता है, हम भी फरीजे के लिए तड़प रहा है, बल्कि दिन रात रोता है फरीजे के लिए। हम भी इस लड़की से नफरत महसूस होता है, जिसने कुछ ही लम्हों में हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। सारा बरादरी हम पर थू थू करता है, मगर हम तुम्हारा मोड़े हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस नफरत में ना जले। तुम्हारा हालत देखकर हमें तकलीफ पहुंचता है। तुम हमें जरान और शेराम से कहीं ज्यादा अजीज है। अमीना खानम दुपट्टा मुंह पर रखते शुरू हो चुकी थी। अरहाम ने गहरा सांस लेते इनकी तरफ बढ़ते इन्हें अपने बाजू के हल्के में लिया था, और इन्हें लिए वो जनान खाना के लाउंज की तरफ बढ़ा और इन्हें सोफे पर बैठाया। मोड़े, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, जरान और शेराम से कहीं ज्यादा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरहाम अमीना खानम के आंसू साफ करते हुए बोला, जब तुमको मालूम है तुम हमारे साथ ये सुतेलियों वाला सलूक क्यों करता है। अबीर का कितना तबीयत खराब था, तुमने एक दफा भी नहीं मिला। वो रोज तुम्हारा पूछता है, ना तुम अपने बहन फरिश्ते को पूछता है। हम सब तुम्हारा है, वो गुल नहीं है जो तुम हम सबको भूल ही जाए। तुम हम सब से क्यों कट गया है। अमीना खानम ने नम लहजे में शिकवा किया। वो अरहम खान ज़्यादा से अपने सगे बेटों जरान और शेराम से कहीं ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो भी ऐसा ही था, इन्हें बहुत इज्जत देता था। ना सिर्फ अमीना खानम से बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि जरान और शेराम से भी मोहब्बत करता था। जरान और शेराम भी इसे बड़े भाइयों की ही तरह इज्जत देते थे। अरहाम अमीना खानम के रोते देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ था। वो अपनी तकलीफ में इनकी तकलीफ नजरअंदाज कर गया था। मोड़े, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर आप भी वादा करें आप आइंदा ऐसे आंसू नहीं बहाएंगे। अरहाम ने इनके हाथ अब नरमी से थामे थे। अरहाम, तुम्हारे कहने पर हमने इस लड़की से अबीर बहारे को भी नहीं मिलने दिया। वो सारा वक्त तुम्हारे कमरे में ही रहता है, मगर कल वो लड़की की दरख्शां के आगे रो रहा था कि इसने इधर नहीं रहना, वो इसे इस हवेली से निकाल दे। तुम जानता है दरख्शां इधर का बहुत वफादार मुलाजम है, इसने हम सबको ये बता दिया। हमको डर लगता है कहीं वो लड़की मौका मिलते भाग ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव और बरादरी के सामने हमारा इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अमीना खानम की बात पर हम खान ज़्यादा की रगों में दौड़ते खून में आतिश फशा मादा बैठा था। इश्तिआल के मारे इसके माथे की नीली नेज जाहिर हुई थी। अरहाम ने बुरी तरह अपने जबड़े भेजे थे। वो बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किए अमीना खानम की बातें सुन रहा था। वो लड़की इधर का नहीं लगता, इसका बोलने के अंदाज से लगता है वो शहर का है। वो सब कुछ अपने बारे में झूठ बोलता है। इसका मासूम चेहरा इसका झूठ का साथ नहीं देता। अंधा भी पहचान जाए कि वो सब झूठ कहता है। दरख्शां बता रहा था कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो कितना ही लफ्ज अंग्रेजी का भी बोलता है। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, मगर अब वो इसके साथ सबके लिए पछता रहा है। वो तुमसे बहुत डर गया है, तुम्हारा नाम सुनते ही वो बच्ची का रंग मर्दे की तरह सफेद पड़ जाता है। हम चाहता है तुम इसके साथ अपना रवैया नरम रखो, जो कुछ हुआ इसको भूल जाओ। कल जरान और अब्रिश का निकाह है, बहुत से मेहमान होंगे, इस सबको मिलना होगा। बरादरी को पता ना चला कि तुमने इसको साथ जो किया, सबको यही लगना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। इसलिए इसे नरमी से समझाओ, इसे बताओ यहाँ कैसे रहते हैं, और इसका हुलिया भी ठीक करो। हम नहीं चाहता कि किसी भी नजर इसके बदन के जख्मों पर पड़े। अमीना खानम ने अरहाम से सीधे लफ्जों में दो टोक बात की थी। अपनी बात मुकम्मल करते हुए अरहाम के इश्तिआल ज़दा चेहरे पर नजर डालते गहरा सांस पड़ते वहां से जा चुकी थी। हूर की आंख खुली तो खौफ के आलिम में पूरे कमरे में नजरें दुराई, तो वो सितमगर कहीं नजर नहीं आया था। वो कितनी देर तक ऐसे ही लेटी रही, फिर हिम्मत करके उठकर बैठी थी। पूरे कमरे में एक बार फिर से सहमते हुए देखा, जहां इस जालिम का नामो निशान भी नहीं था। क्या वो चला गया है? हूर ने अपने दुखते सर को दबाते हुए सोचा। दरख्शां तो यही बता रही थी, इस्लामाबाद में इसका फ्लैट है। तो क्या वो सच में चला गया? और इसने कमरे में लगी वाल क्लॉक को देखा था, जहां सुबह के 7 बज रहे थे। खिड़कियों से बाहर नजर आते मंजर को धुंधे अपनी लिपट में लिया हुआ था। हाँ, वो चला गया होगा, वरना इतनी सुबह कहाँ जा सकता है। हूर ने गहरी सांस भरते हुए बेड क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे थी। अपने जख्मी लब्बों को उंगलियों से छोड़कर देखा, जहां जख्म फिर से हड़ा हुआ हो गया था। हूर ने दर्द से सिसकी ली थी।
اس نے تو یہ سب صرف تحفظ کے لیے سب کیا تھا، تحفظ ملا تھا مگر صرف صاحبان کے حق تک تھا۔ حور اپنے ناتواں وجود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی، ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، الماری سے اپنا ڈریس نکالا تھا۔ اس کے پاس صرف دو ہی ڈریس تھے، ایک وہ جو پہن کر حویلی آئی تھی اور دوسرا اس کے نکاح کا جوڑا اس نے اس وقت زیب تن کر رکھا تھا۔ ڈریسنگ روم کی کبڈ بڑی گل کے رزق بڑک ملبوسات سے بڑی پڑی تھی، اس کا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس نے زندگی میں کبھی کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ کسی دوسرے کی چیز کی طرف نگاہ بھی ڈالنا شروع نہیں کی تھی، اپنی توہین سمجھتی تھی۔ کسی کی اترن پہننے کا سوچا بھی تو نہیں سوچ سکتی تھی، مگر آج زندگی نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کسی گھر کے کسی کمرے میں کس کی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تو آرام خان زیادہ پڑی گل کا شوہر ہے، وہ اپنی جان گنوا دیتی مگر کبھی یہ سب نہ کرتی۔ وہ پڑی گل کا لباس، میک اپ کی اس جویلری کے پرائیویٹ چیزیں دیکھ کر الماری سے ٹیک لگائے سسک پڑی۔ احسام جرم ہے، اسے اندر سے مار رہا ہے۔ وہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا سبب بن گئی تھی، ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ یہ احساس ہے، یہ جرم اسے پل پل اندر سے مار رہا ہے۔ اس کا تو اب زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا لباس لیے واش روم چلی گئی تھی، اچھی طرح شاور لے کر باہر آئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی وہ اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ دروازہ دھڑتے سے کھلا تو اپنے بالوں میں برش کرتے حور نے دروازے کی طرف نگاہ کی جہاں سے آرام خان زیادہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ سرد نظروں سے خائف ہوتے کامتی ہوئی دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آرام خان زیادہ غصے اشتعال سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اسے کلائی سے جگڑے اس کے گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ بھاری تھپڑ سے نہ صرف اس کا گال بلکہ کمرے کے دو دیوار بھی جا اٹھے تھے، اسے کمرے کے درے و دیوار گمتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ جا گری تھی، وہ بند ہوتی آنکھوں سے سر میں اٹھتے درد کو برداشت کر رہی تھی کہ آرام خان زادہ نے اس لمحے اسے کلائی سے جگر کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس حویلی سے بھاگنا چاہتی ہو تم؟ درخشاں سے تم یہاں سے بھاگنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی تو تم ہاں۔ آرام حلق کے بل چیخا۔ حور گل پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے لرزتے کامتے کھڑی تھی۔ میں تو آپ پلیز، حور ڈر کے مارے ابزاروں قطار رونا شروع ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے رخ پر بہے تو شدید جلن ہونا شروع ہو چکی تھی، جہاں اس کے ستم گر نے بہت ہی بے رحمی سے اپنا بھاری ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہو گیا شوق پورا میری بیوی بننے کا، صرف چند گھنٹے میری غربت میں گزارے ہیں تم نے اور یہ تمہارا حال ہو گیا ہے، اب یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ گل نے 5 سال میرے ساتھ گزارے ہیں، اس بیڈ پر اس نے کتنی بار مرتبہ اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا، تم چند گھنٹے برداشت نہ کر سکی؟ گل کی جگہ لینے آئی تھی تم نہ، تو اب یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ آرام نے اسے دونوں بازو سے جگرتے ہوئے داڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ شادی شدہ ہیں، ورنہ میں آپ سے یہ کبھی نہ کرتی۔ حور نے کپ کپاتے لبوں سے روتے ہوئے کہا، اگر میں شادی شدہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی یہ سب کچھ نہیں تمہارے لیے زیب دیتا تھا؟ تمہارے لیے بہت آسان ہے کسی پر بھی الزام لگا کر اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ آرام کی گرج پر اس نے سسکی لی تھی۔ جب یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو تمہیں پتا بھی ہوگا اس رشتے کا کیا تقاضا ہے۔ اب یہ ڈر کیسا، یہ گزیر کیسا؟ جواب دو مجھے۔ آرام سے جھوٹتا پوری قوت سے چیخا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں تم پر مجھ پر الزام لگائے گا مجھ سے نکاح کر لو گی اور میں تمہاری خوبصورتی کے آگے اپنا دل ہار کر تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے بہت دفعہ یہ طریقہ آزمایا ہوگا، بہت سے لڑکے تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنسے بھی ہوں گے۔ میں ارحم خان زادہ ہوں جسے تمہاری خوبصورتی سے صرف گھن آتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ارحم خان زادہ کو اپنے خوبصورت چہرے کے جال میں جگڑنا۔ میرے نزدیک تمہارا خوبصورت چہرہ صرف گنے گان کے لائق ہے۔ ارحم نے چلاتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر اوندے منہ جا گری تھی۔ حور اوندے منہ زمین پر گرتی بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گالوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ایک ہی جست میں زمین سے اٹھتے آرام خان زادہ کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر بار بار انگلی اٹھاتا۔ آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت اس رات مل چکا ہے، جو آپ نے مجھے بے رحمی سے بمبوڑا تھا۔ یہی کہا تھا نا آپ چیک کریں گے، مجھے آپ سے پہلے کسی نے چھوا بھی نہیں تھا، تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو میرے قریب آنے ہی والے ہی پہلے مرد ہیں۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر میرے کردار پر اب انگلی مت اٹھائیے گا۔ حور آرام کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے بے دردی سے اپنے بہتے آنسو صاف کر کے چیخی تھی، بکواس بند کرو اپنی، خبردار میرے سامنے تم نے اپنی آواز نکالی یا پھر اس کے کمرے سے تمہاری آواز باہر نکلی تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دبا کر تمہارا کام ایک ہی بار میں تمام کر دوں گا۔ آرام اس کا جبڑا اپنی آئینی گرفت میں دبوچ گیا۔ تمہارے نزدیک تمہارے کردار کا ثبوت یہ ہوگا، مگر میرے نزدیک تم بے تحاشا حسین لڑکی ہو، شرم لڑکی ہو، جو کسی کے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ رات گزارنے کا سرعام اعلان بھی کر سکتی ہے۔
आराम ने इसका जबड़ा छोड़ते हुए इसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे थे। हूड इसकी गिरफ्त पर सिसक कर रह गई थी। आप मुझे मेरे किए की सजा दे चुके हैं, अब मुझे मेरे घर जाने दे। मुझे नहीं रहना आप जैसे वैशी इंसान के साथ। जो अपने बाल छुड़वाते सिसकते हुए बोली। अच्छा मैं वैशी हूँ। जब मुझसे निकाह का मंसूबा बना रही थी तब तुम्हें पता नहीं लगा था मैं वैशी हो सकता हूँ। तब क्या याद रखा था तुमने? हाँ बोलो, क्या चीज मुझ में इम्प्रेस की थी? आराम इसके लब्बों को छोड़ते हुए सजाइया हंसा। मुझे दरख्शां ने बताया था कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। आप औरत पर चलाते नहीं हैं, ना ही औरत पर हाथ उठाते हैं। आप जैसा पूरी हवेली में कोई नहीं। मुझे यही लगा था, आप जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं, मगर आप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। आप औरत चलाते भी हैं और इस पर हाथ भी उठाते हैं। आप बहुत जालिम हैं। ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो वो ब्लैक ड्रेस में इसके सामने खड़ी थी, जो गीला होने की वजह से इसके बदन के साथ चिपका हुआ था, जिससे इसके बदन के खदो ख्याल बहुत वाजिया थे। गीले बाल जो कमरे से नीचे आते थे वो पुश्त और चेहरे पर बिखरे थे। गाल पर इसकी उंगलियां पूरी बेरहमी से अपना निशान छोड़ चुकी थी। माथे और निचले लब पर जख्म वो इस वक्त जितनी हसीन लग रही थी इससे कहीं ज्यादा तरहम के काबिल लग रही थी। आराम इसे देखता अपना निचला लब बेदर्दी से कचल गया था। ये सब इसने किया यकीन नहीं आया था, मगर दूसरे ही पल अपने सो दुजाइयां याद आई थी, जिसकी जिम्मेदारी सामने खड़ी लड़की की थी, जो हर किस तरह सम खाने के लायक ना थी। इस लम्हे वो इसके करीब हुआ था, इस कमरे से थाम कर अपने करीब करते हुए इसके बालों को गद्दी से पकड़ते हुए इसका चेहरा अपने करीब किया। हूर की आंखों में खौफ लेकर आया था। अब प्लीज मम, मुझे बहुत पेन हो रही है। हूर ने रोते हुए अपनी जख्मी लब पर जबान फेरते हुए रहम की दरख्वास्त की थी। इसे लगा ये जालिम सफाक सितमगर फिर से इसके जख्मी लब्बों को बेदर्दी से अपना निशाना बना देगा। इसके अंदर तो इस सितमगर की जरीफी थी। जरीफी मजीद सहने की हिम्मत नहीं थी। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे गुल को मुझसे दूर किया। तुमने मेरी बेटी को जो कि मेरी जिंदगी थी इसे मुझसे दूर किया। मेरी बहन का घर उजाड़ दिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले इसकी माँ ने अपने आप को अपनी कोख में मार दिया। इस सब के पीछे तुम्हारा वो झूठ है जो तुमने बहुत आसानी से बोल दिया था। अब बताओ मुझे कौन बेरहम और जालिम है? अरहाम इसकी क्रिस्टल ब्राउन गहरी शफाफ आंखों में देखते सर्द लहजे में मुखातिब हुआ। हूड अपनी जख्मी लब पर अपने दांतों की गिरफ्त बढ़ाते बड़ी रो पड़ी थी। बहुत तकलीफ होती है तुम्हें जब मैं तुम्हारे किरदार पर वार करता हूँ, तुम बुलबुला उठती हो। किरदार सिर्फ एक औरत का नहीं होता, किरदार में मर्द औरत की तमीज नहीं होती। जितना औरत का किरदार अहमियत रखता है इतना ही मर्द का किरदार भी अहमियत रखता है। पूरे गांव के सामने तुमने मुझे बद किरदार साबित कर दिया। मुझे जिना का एक हवस परस्त बना दिया, जो तुम्हारी खूबसूरती और कम उम्री के हाथों मजबूर होकर अपने फ्लैट और होटल के कमरों में तुम्हारे साथ यशी करता रहा। तुम्हें निकाह के लिए अपने हवेली ले आया, मगर बाद में अपनी बीवी के दबाव में आते मुकर गया। तुमने न सिर्फ मेरे किरदार बल्कि मुझे एक जालिम और बुजदिल मर्द को भी ठहरा दिया। पूरी बरादरी में मुझ पर थू थू करती है। मैंने एक औरत की खातिर, अपने होश परस्ती की खातिर एक बेगुनाह औरत को तलाक दे दी, यहाँ तक कि अपनी बच्ची को भी ना सोचा। और पता है गुल ने क्या किया? राम की आंखों की सुर्खी बढ़ती हुई हूर की सिसकियों की रफ्तार। मुझे मेरी बेवफाई की सजा देते मेरे बच्चे को मार दिया। हर तरफ से मैं ही कसूरवार हूँ। आराम इसके बाल पूरी शिद्दत से दबोचते खींच चुका था। पूर दर्द से तड़पते इसकी आंखों की सुर्खी को देखकर अपनी आंखें मैच गई थी। आंखें खोलो, देखो मेरी आंखों में देखो, तुमने तुमने मुझे छू लिया है। अरहाम अगड़ाया तो हूर ने झट से अपनी आंखें खोलकर अरहाम की आंखों में देखा था। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार एक कमजोर औरत बंद कमरे में मेरे चंद अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बोलो, जवाब दो। अरहाम इसकी गहरी आंखों में देखते इस एक बार फिर से पूरी कुव्वत से चलाया था। नफरत थी इन शफाफ आंखों से। इस रात इन शफाफ आंखों में ही इसे अट्रैक्ट किया था। इसके लब्बों से झूठ सुनते वो सिर्फ इसकी आंखों की शफायत को देख रहा था, जहाँ इसे सिर्फ मासूमियत दिखी थी। मुझे बताओ जरा, तुम्हारा बाप कौन है? तुम जायज हो या नाजायज हो मुझे कुछ नहीं पता। वो लड़की जो रातों रात मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई, अंधेरी सड़क जहाँ रात को मर्द भी तनहा निकलते हुए सोचते हैं। तुम बेहुदा होलिये में सड़क पर भाग रही थी। ऐसी औरत को कौन सर पर बैठा रखता है, जो सर से लेकर फरेब हो, मकार हो? आराम ने नफरत से इसके पूरे वजूद को सिलगती शोला बार निगाहों से देखा तो अंदर तक इसकी सिलगती निगाहों से इसके हसार में बन आप मछली की मचल उठी थी। अब सारी उम्र तुमने ये सब कहना सहना है। तुमने अगर इस हवेली से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरी मजीद बदनामी हुई, मैं तुम्हारे टुकड़े के चील को खिला दूंगा। आराम ने गड़ाते हुए इसके बालों पर हाथ अपनी गिरफ्त मजबूत की तो हूड़ अपने बाल छुड़वाते दर्द से करट गई थी।
तुमने मेरा वैशीपन अभी देखा ही कहाँ है। चंद घंटों के कुर्बत में समझो तुमने कुछ सह नहीं सहा। मैं जितना जालिम हूँ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। क्या कहा था तुमसे, एक खान का बीवी बनना आसान नहीं होता। गुल की जगह आई हूँ तो अब इसके फराइज भी तो तुम ही निभाओगे। आइंदा इस कमरे से बाहर, इस कमरे में कोई बात नहीं निकलेगी। मेरी माँ बहू के सामने तुम्हारी जुबान के जोहर खुले या फिर तुम्हारे बदन से जख्म दिखे, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। अरहाम के सर्द लहजे में दिए गए हुक्म पर और इसके लहू छलकाती आंखों को देखकर वो जल्दी से इस बात में सर हिला गई थी। किसी भी मुलाजिम से तुम आइंदा बात नहीं करोगी। अब जाओ, एक बहू की ड्यूटी निभाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। अरहम खान ने इसे एक ही झटके से छोड़ा तो वो बुरी तरह लड़खड़ाती थी। अपने आप को संभाले हुए इसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते अपना दुपट्टा गले में डाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको, अरहम की पुकार पर वो लड़ते हुए रुकी, मगर रुक पलटे इसे नहीं देखा था। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो रुक पलट कर इस जालिम की स्फाक निगाहों में देखती, जहां इसके लिए सिर्फ नफरत ही थी। अरहम ने आगे बढ़कर इस मुकाबिल आते हुए इसका दुपट्टा गले से उतार कर इसने ओढ़ दिया। ब्लैक नेट के बीट से लगे दुपट्टे में इसका चांद चेहरा दिमक उठा था। अरहम इसके खूबसूरत दमकते शोला ज्वाला रूप को नफरत अमीज निगाहों से देखने लगा। ये दुपट्टा सिर्फ तन ढांपने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे सर भी ढांपा जाता है। एक खानजादा की बीवी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ इस हवेली की औरतों कैसे रहती हैं। अब ये दुपट्टा मैं कभी भी तुम्हारे सर से उतरता ना देखो, समझ रही हो मेरी बात। आराम ने इसकी ठोड़ी को नरमी से छूते हुए इसका चेहरा ऊपर उठाया। हूर ने अपनी झुकी निगाहें उठाकर इसे देखा तो इसकी आंखों में सर्द जमीन से घबराते हुए अपनी नजर झुका ली थी। तुम्हें अब इसकी आंखों का सर्दपन इसके रूह में सरायत कर रहा है। इसके बारी होते हैं साफ साकत हो रहे हैं। मैं बार बार बात दोहराने के कायल नहीं हूँ। आइंदा सुबह 6 बजे तुम किचन में होगी, मोड़े से पूछकर ही काम करोगे। आई थॉट क्लियर। अरहम ने इसकी झुकी नजरों को देखते हुए इस्तफार करते तंबिया की। हूर ने अपने आंसू साफ करते इसकी तरफ एक निगाह डालते अस्पात में सर हिलाया था, और ये आंसू भी इस कमरे से बाहर ना बहे। अरहम ने सख्त नजरों से देखते हुए दूसरी तंबिया की। हूर ने जल्दी से अपने आंसू दोनों हाथों से साफ करते इस बात से गर्दन हिलाई थी। अरहम ने बगौर इसका चेहरा देखा। इसके गुलाबी गाल पर इसकी उंगलियों का निशान अब नीला पड़ रहा था। अब माथे का जख्म भी नमाया था। निचले लब के जख्म पर भी खून की बूंदें चमक रही थी। हूर इसकी नजरों की तपश से घबराते अच्छी तरह दुपट्टा सर पर ओढ़े बाहर जाने लगी तो अरहम की पुकार से फिर रुकी थी। अपने गाल पर यह निशान मेकअप से छुपाओ और इन होठों पर लिपस्टिक लगाओ। अरहम ने इसे सरअंदाज में हुक्म दिया। मम, मेरे पास मेकअप नहीं है, हूर ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, जो बार बार सर से फिसल रहा था। गुल का मेकअप होगा, वो इस्तेमाल कर लो। अरहम ने कहते साथ ड्रेसिंग की तरफ बढ़ते इसके ड्राइड से मुख्तलिफ मेकअप के प्रोडक्ट्स निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। हूर लड़ते कदमों से ड्रेसिंग मिरर के सामने आई और कामते से फाउंडेशन उठाकर चेहरे पर लगाने लगी। साथ साथ वो अपना दुपट्टा भी ठीक कर रही थी। अरहम सोफे पर बैठा इसके हाथों की लर्जिश से इसका बार बार दुपट्टा ठीक करना देख रहा था। वो समझ गया था, इसकी बातें अच्छी तरह समझ चुकी है। अब ये दुपट्टा कभी सर से नीचे नहीं उतरेगा और ना ही बेडरूम की बातें बाहर निकलेगी। हूर ने कामते हुए हाथों से फाउंडेशन लगाकर हल्का सा ब्लशर गालों पर लगाया था और पिंक कलर की लिपस्टिक भी अच्छी तरह होंठों पर लगाई। अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ते अरहाम की तरफ मुड़ते इसे भीगी निगाहों से हिचकी लेते हुए देखा। अरहाम की नजरें इसके खूबसूरत चेहरे पर जम कर रह गई थी। जरा सा मेकअप करने से इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। जिस तरह रोते हुए अपनी गहरी गुलाबी होती आंखों से देख रही थी, जहां ढेरों शिकवे और दर्द की गहरी रमक तक नुमाया हो रही थी। अरहाम इसकी आंखों से अपनी नजरें चुरा गया था, जो शिकवा कना थी मगर गहरी शफाफ भी थी, जिस जहां किसी भी किस्म का कोई रियाकारी ना थी। माथे के जख्म पर ड्रेसिंग के ड्रायर में एक हैंड माथे के जख्म पर ड्रेसिंग के ड्रायर में एक बैंडेज होगी, वो लगाओ। लगाना तो आती होगी, यकीनन आती होगी अगर मेडिकल की स्टूडेंट हो। अरहम ने बेख्तियारी में सोफे से उठते इसके करीब गया। ड्रेसिंग ड्रायर से वो बैंडेज निकालकर एहतियात से इसके माथे के जख्म पर लगाई। अब बाहर कोई भी पूछेगा तो कहोगी तुम्हें चक्कर आ गया था जिसके बाद तुम गिर गई और ये चोट तुम्हें लगी। वैसे भी बार बार चक्कर खाकर बेहोश होना तुम्हें खूब आता है। वैसे तो सब तुम्हें झूठी और मकाल लड़की समझते हैं, मगर इस बात पर यकीन कर लेंगे। अरहम तंजिया मुस्कुराया तो हूर ने सिसकी लेते हुए अपनी आंखें मींची थी। मेरी जान, ये सिसकियां, ये आंसू कुछ रात के लिए भी छोड़ दो। ये क्या सारे आंसू अभी बहा लोगी? अरहम ने इसके माथे के जख्म पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाया तो हूर ने खौफ से आंखें फैलाते हुए अरहम को देखा। गुल की जगह ये आई हो ना, तो गुल की तरह तुम भी बीवी होने का हक अदा करोगी। अब जब तक मैं तुम्हें मौजूद हूँ, मेरी जरूरत का ख्याल कौन रखेगा? अरहम ने इसे कमर से थामकर अपने करीब करते इसके खौफ से पड़ते सफेद चेहरे पर फूंक मारी। अगर आज रात तुमने बेहोश होने का ड्रामा किया तो तुम्हारे साकत वजूद से तुम्हारी सांसें खींच लूंगा। जरा रहम नहीं खाऊंगा। अरहम इसके कान के करीब झुकते फंकारा।
हूर इसकी फंकार पर डरते हुए नजरें झुका गई। अनहाम ने इसकी ठोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाकर इसकी आंखों में इस्तफाट भरी सर्द निगाहों से झांका तो हूर ने कांपते हुए इस बात में सर हिलाया। गुड, जाओ, मुझे शिकायत का कोई मौका ना मिले। अरहाम ने सर अंदाज में कहते ही इसे छोड़ा तो हूड अपना दुपट्टा ठीक करते जल्दी से रूम से बाहर चली गई। तो खत्म करते हैं मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्तों, यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 40। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे साथ इतना ढेर सारा प्यार करने का। और अल्लाह मेरे हेटर्स को मेरे से दूर रखे, और जो मेरे से लव करते हैं उनके लिए ढेर से प्यार, और जो हेट करते हैं उनके लिए डबल प्यार। अल्लाह हाफिज।